नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं जो रीट 2022 है, उसमें जो हिंदी के प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें 15 शिक्षण विधि और 15 है व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पर चैनल पर रोज़ नियमित रूप से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हम चल रहे हैं। अब तक 13 सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज जो सीरीज़ है वो हमारी 14वीं सीरीज़ है। तो देखो आज की सीरीज का पहला प्रश्न, शिक्षण विधियों के प्रश्न पहले से लिए गए हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, गद्य को कवियों की कसौटी किसने कहा है। हमसे प्रश्न में ये पूछा जो गद्य है उसको कवियों की कसौटी किसने कहा है। प्रेमचंद, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल या फिर अय्यगी। तो गद्य को कवियों की कसौटी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखो प्रश्न नंबर 2, छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना कौन से उद्देश्य में आता है। प्रश्न को समझो कि छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना कौन से उद्देश्य में आता है। देखो साथियों, क्या पूछा प्रश्न में कि छात्र जो कोई भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के बारे में पहले सुनते हैं, सुनकर उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब उस विषय वस्तु के बारे में समझते हैं, उसके बारे में अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा किस कौशल में होता है, सॉरी किस उद्देश्य में होता है। देखो तो रुचि उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवर्ती या फिर ज्ञानात्मक। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौशलात्मक उद्देश्य। किसी विषय वस्तु के बारे में सुनकर समझना, उसके बारे में अर्थ समझना, यह आता कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। अब देखो तीसरा प्रश्न, पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रोड छात्रों के लिए लिखी जाती है, ये कथन किसका है। जो पाठ्य पुस्तक है वो प्राय अप्रोड छात्रों के लिए लिखी जाती है, किस कथन किसका, मतलब ऐसा किसने कहा था। बाइनिंग ने, क्लार्क स्टार, क्रॉनबेक या फिर महात्मा गांधी। तो साथियों ऐसा किसने कहा था, क्रॉनबेक ने। क्रॉनबेक ने कहा था कि जो पाठ्य पुस्तक है वो प्राय अप्रोड छात्रों के लिए लिखी जाती है। तो अप्रोड छात्रों के लिए लिखी जाती है, ऐसा किसने कहा था, क्रॉनबेक ने। अब देखो प्रश्न नंबर 4 का, कहानी शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है। हमसे ये पूछा है कि जो कहानी शिक्षण है उसकी अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। सबसे पहले समझो अमनोवैज्ञानिक विधि कौन क्या है। अमनोवैज्ञानिक विधि वो है होती है जिसमें हम किसी विषय वस्तु के बारे में हम प्रैक्टिकली कार्य नहीं करते हैं, तो वो होती है हमारी अमनोवैज्ञानिक विधि। अब कहानी शिक्षण के लिए पूछा है तो देखो खंडान्वय, चित्र विधि, देखो और कहो विधि या फिर व्याख्या विधि। तो साथियों को पता है कि व्याख्या विधि में कोई प्रैक्टिकल कार्य नहीं होता है, तो ये क्या है, व्याख्या विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। और ये व्याख्या विधि है, ये सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी विधि है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, संश्लेषणात्मक विधि में भाषा के प्रयोग का क्रम क्या है। हमसे ये पूछा जो संश्लेषणात्मक विधि है उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो किस क्रम में होता है। तो शब्द से वाक्य या फिर वाक्य से पैराग्राफ या फिर वर्ण से शब्द या फिर शब्द से वर्ण। तो साथियों संश्लेषणात्मक में याद रखा, वर्ण से शब्द की ओर चलते हैं कि सबसे पहले वर्णों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद फिर शब्द के बारे में बताया जाता है। जबकि दूसरी विधि हमारी विश्लेषणात्मक विधि। तो विश्लेषणात्मक विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले वाक्य के बारे में बताया जाता है, वाक्य फिर शब्द फिर वर्ण, तो वाक्य से वर्ण की ओर चलते हैं। जबकि संश्लेषणात्मक में क्या होता है साथियों, हम वर्ण से शब्द की ओर चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 6, मौन वाचन के कितने भेद हैं। हमसे ये पूछा जो मौन वाचन है उसके कितने भेद हैं, 3, 4, 5 या फिर 2। तो साथियों मौन वाचन के दो भेद माने, दो भेद कौन कौन से हैं देखो, एक होता है गहन वाचन, एक होता है द्रुत वाचन। तो ये मौन वाचन के दो भेद होते हैं, गहन वाचन और द्रुत वाचन। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी सामग्री है। हमसे ये पूछा दृश्य श्रव्य, सबसे पहले देखो दृश्य श्रव्य
सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री वह होती है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसी सामग्री कौन सी है बताओ? टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कैसेट या फिर सभी? तो साथियों दृश्य श्रव्य ये किस में आती है? वीडियो टेप। वीडियो टेप भी दोनों में आती है, इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। अब देखो प्रश्न नंबर 8, किस विधि को उपसंहार विधि भी कहते हैं? हमें पूछा कि किस विधि को उपसंहार विधि कहते हैं? अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, रसवाद विधि या फिर व्यास विधि? तो साथियों उपसंहार विधि है वो हमारी रसवाद विधि कहलाती है। कौन सी? रसवाद विधि है, इसको हम उपसंहार विधि कहते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 9, एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? देखो एकांकी मतलब नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि हमसे पूछी है। आदर्श नाट्य प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली या फिर रंगमंच प्रणाली या फिर कोई नहीं? तो साथियों याद रखना, नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि होती है वो कक्षाभिनय प्रणाली होती है। देखो वैसे तो रंगमंच प्रणाली ये विधि मानते हैं, पर यह सबसे खर्चीली विधि होती है और ये विधि बड़े स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए मतलब खर्चा लगता है, ये स्टेज प्रोग्राम के लिए ऐसे मतलब चलती है। पर कक्षाभिनय प्रणाली ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि इसमें कोई खर्च मतलब कोई खर्चा वहन ज़्यादा करना पड़ता है और ये कक्षा के अंतर ही बच्चों के माध्यम से ये करवाई जाती है। तो एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि किसको मानते हैं हम? कक्षाभिनय प्रणाली को। अब देखो प्रश्न नंबर 10, रंगमंच विनय विधि का प्रयोग कौन सी विधि की शिक्षा देने के लिए किया जाता है? हमसे पूछा जो रंगमंच अभिनय विधि है तो ऐसा किसमें किया जाता है? नाटक, कहानी, व्याकरण या फिर कविता? तो अभी जो ऊपर वाला प्रश्न था वो क्या था? मतलब नाटक से संबंधित है। किससे साथियों? नाटक से। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का। अब 10 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो प्रश्न नंबर 11 का। देखो साथियों, परसर्ग युक्त बहुवचन कौन सा नहीं है? हमसे ये पूछा जो परसर्ग युक्त बहुवचन मतलब प्रत्यय भी मतलब पीछे लगा हुआ है और बहुवचन भी है और उनमें से एक शब्द नहीं, वो हमको बताना है। देखो अरब का अरबों, हाथी का हाथियों, सैनिक का सैनिकों। पर देखो अरब ये क्या है? एक वचन में है और इसमें परसर्ग भी नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 12 का। कौन से शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं है? प्रत्यय शब्द हमें बताना है कि जो शब्द है उसमें प्रत्यय सही लगा और एक ऐसा जिसमें सही नहीं है, वो हमको बताना है। देखो नथनी का या फिर चातुर्यता या फिर लुटेरा या फिर छतरी? तो साथियों चातुर्यता ये सब प्रत्यय युक्त शब्द सही नहीं है क्योंकि ये और ता प्रत्यय कभी साथ में नहीं लगते हैं। ये प्रत्यय होता है, ये के बाद कभी भी ता प्रयुक्त प्रत्यय हम ता नहीं लगा सकते प्रत्यय में। तो चातुर्यता इसका क्या बनेगा? चतुर्धन ये बनता है। क्या बनता है साथियों? चतुर्धन ये। चतुर्धन ये और इसमें क्या बनता है? चातुर्य बनता न कि चातुर्यता। तो ये क्या है? यहाँ पर गलत है। अब देखो प्रश्न नंबर 13 का। सोहन ने 100 मीटर लंबे दरवाजे बनवाए, रेखांकित पद में पदबंध कौन सा? हमें पूछा पदबंध। क्या पूछा साथियों? पदबंध बताना है। और कहाँ तक रेखा की गई? यहाँ तक कि सोहन ने 100 100 मीटर लंबे दरवाजे बनवाए। तो हमसे पूछा कि रेखांकित पदबंध बताना है। यहाँ पर देखो 100 मीटर लंबे, तो कहाँ पर खत्म हो रहा है? यहाँ पर विशेषण पर हो रहा है। कहाँ पर साथियों? लंबा, मतलब वह लंबा व्यक्ति, तो उसकी विशेषता हो गई ना। तो इसी प्रकार लंबा दरवाजा, तो ये क्या है? यहाँ पर प्रयुक्त, यहाँ पर जाके कंप्लीट हो रहा है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? विशेषण पदबंध होगा साथियों। क्या होगा? विशेषण पदबंध। तो 13 में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 14 का। अशुद्ध विलोम कौन सा है? हमसे पूछा है अशुद्ध विलोम, वो बताना है। भूगोल का क्या होता है? खगोल, ये बिल्कुल सही है। गुप्त का प्रकट होता है, ये भी सही है। ऋजु का सरल या फिर रिक्त का अनिर्थ? गलत हमको वो बताना साथियों। देखो ऋजु का सरल ही होता है,
तो रिजु का क्या बनेगा साथियों, सही बनेगा वक्र। क्या बनेगा, रिजु का वक्र होता है, न कि सरल। तो 14 में तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। ये क्या यहाँ पर गलत है, रिजु का क्या होता है, वक्र होता है साथियों, न कि सरल। रिजु को ही बोलते हैं सरल। अब देखो प्रश्न नंबर 15 का, कौन से शब्द में संधि नहीं है। हमसे ये पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक शब्द ऐसा जिसमें संधि नहीं है। देखो शरणार्थी, उज्ज्वल, शौकीन या फिर यथार्थ। तो साथियों देखो शरणार्थी इसमें तो संधि है, शरण धन अर्थी। उज्ज्वल में भी है व्यंजन संधि, उद धन जवल। यथार्थ में यथा धन अर्थ, इसमें भी संधि है, पर देखो शौकीन इसमें कोई संधि नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 16 का, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक शब्द स्त्रीलिंग है, वो हमको बताना है। यौवन, संघर्ष, वैभव या फिर साधना। तो साथियों इसका क्या उत्तर होगा, साधना। साधना क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 17 का, संज्ञा व सर्वनाम का सही क्रम कौन से शब्द में है। तो साथियों हमें यहाँ पर बताना संज्ञा और सर्वनाम, ये 2 शब्द हमको बताने हैं। तो देखो बहुत व मेरा, या फिर राम थोड़ा, या फिर रोहन गणेश, या फिर सेना कोई। तो साथियों सबसे पहले देखो संज्ञा शब्द बताओ। बहुत ये संज्ञा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर तो पहला कट गया। दूसरा देखो संज्ञा राम ये संज्ञा शब्द है, पर सर्वनाम थोड़ा नहीं है, तो क्या हो गई, विशेषता हो गई, तो ये भी नहीं हुआ। फिर देखो संज्ञा, ये भी संज्ञा है। फिर आगे सर्वनाम, ये सर्वनाम नहीं है, संज्ञा, दोनों ये शब्द संज्ञा है, तो ये भी नहीं हुआ। फिर देखो संज्ञा, तो सेना क्या है यहाँ पर, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम देखो कोई अनिश्चयवाचक सर्व में आता ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा है, तो ये 17 में कौन सा होगा साथियों, चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। सेना संज्ञा है और सर्वनाम क्या है यहाँ पर, कोई शब्द, यहाँ पर ये सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 18 का, किसे कहे हुए कथन को जो का त्यों लिखने में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कोई वस्तु, कोई कथन किसी के द्वारा कहा गया है और उसको जो का त्यों लिखना है, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह हम प्रयुक्त करते हैं, स्मरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक, या फिर राघव चिन्ह, यहाँ पर या फिर उद्धरण, यहाँ पर लाघव चिन्ह होगा, क्या होगा, लाघव, या फिर उद्धरण चिन्ह। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका होगा उद्धरण चिन्ह। कौन सा होगा साथियों, उद्धरण चिन्ह। जब कोई किसी बारे में बात कहता है, मतलब जो कथन कहा हुआ है उसको वापस हम रिपीट करते हैं, तो जैसा का तैसा बताने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, उद्धरण। मतलब इस प्रकार का एक चिन्ह होता है दोनों तरफ, उसमें वाक्य हम लिख देते हैं, तो ये कौन सा हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 19, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। हमसे पूछा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। देखो मृग छोना, रसोई घर, शाखा मृग या फिर जन्मांध। तो साथियों 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा जो तत्पुरुष समास का नहीं है, वो हमको बताना है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं इनको, मृग छोना, तो इसका अर्थ क्या होता है, मृग छोना मतलब मृग का छोना। क्या होगा साथियों, मृग का छोना मतलब छाल बोलते हैं, मृग का छाल। तो यहाँ पर देखो का विभक्ति आ गई ना, तो ये तत्पुरुष समास का भेद हो गया कि तत्पुरुष समास जिसमें कारकों की विभक्ति होती है वो होता तत्पुरुष समास। देखो मृग छोना, या इसका होगा मृग का छोना मतलब मृग की छाल। फिर देखो आगे वाला रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें भी क्या होगा, देखो के लिए आ गए ना, कारक चिन्ह, कारक की विभक्ति आ गई। शाखा मृग, इसमें क्या होगा साथियों, शाखा मृग है, इसमें होगा बहुवीर समास। क्या होगा साथियों, बहुवीरी। क्या होगा, विग्रह शाखाओं पर विचरण करने वाला। क्या होगा, शाखाओं पर विचरण करने वाला। फिर देखो जन्मांध, इसका क्या होगा, जो जन्म से अंधा, मतलब जन्म से अंधा, इसमें भी से विभक्ति आ गई, तो इसमें से विभक्ति है, इसमें के लिए है, और इसमें मृग का छोना मतलब का विभक्ति है। पर इस शाखा मृग ये क्या बहुवीरी समास का उदाहरण है। शाखाओं पर विचरण करने वाला, इसका विग्रह क्या होता है, शाखाओं पर विचरण करने वाला। तो ये हमसे पूछा कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, शाखा मृग ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
अब देखो आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न 20वां। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? संतोष, परितोष, अनुतोष या फिर आशुतोष। तो साथियों याद रखना, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं आशुतोष। क्या कहते हैं साथियों? आशुतोष। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। तो साथियों इस प्रकार हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं नियमित रूप से। तो आप इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो आपको मिल सके। और साथियों जहाँ भी किस प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आपके 20 में से कितने प्रश्न रोज़ सही होते हैं वो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट की साइज पसंद आ रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर हाँ करके बताइए। और इसी प्रकार आप चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।